मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम आधुनिक विश्व की चर्चा करेंगे। आपका सेकंड पेपर है वो आधुनिक विश्व है। अब हमारे सामने सबसे पहले ये प्रश्न उठता है कि आधुनिक विश्व से हमारा क्या तात्पर्य है। जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की कि विश्व इतिहास को हम 3 भागों में बांटते हैं: प्राचीन विश्व, मध्यकालीन विश्व और आधुनिक विश्व। प्राचीन जो विश्व है उससे हमारा तात्पर्य ये है कि हम प्राचीन और यूनान और रोम की सभ्यता विकसित हुई और रोमन साम्राज्य की पतन के काल तक, प्रारंभ से लेकर के 4वीं शताब्दी ईस्वी तक का जो काल है वो यूरोपीय इतिहास या विश्व इतिहास के संदर्भ में प्राचीन विश्व कहलाता है। और इसके पश्चात 4वीं शताब्दी से लेकर के 13वीं-14वीं शताब्दी का काल है वो विश्व इतिहास के संदर्भ में मध्यकाल कहलाता है, क्योंकि इस काल की विशेषता सामंतवाद का उदय माना जाता है। और 14वीं-15वीं शताब्दी के बाद से 1945 तक के काल का जो काल है वो आधुनिक विश्व माना जाता है और उसके बाद में कंटेम्प्रेरी विश्व। तो आधुनिक विश्व का जो प्रारंभ है वो उस आधुनिक विश्व का जो प्रारंभ है वो एक प्रकार से पूंजीवादी व्यवस्था है, कैपिटलिज्म के प्रारंभ से हम मानते हैं कि इसमें यूरोप सामंतवाद का पतन हो जाता है और यूरोप में एक नई आर्थिक व्यवस्था स्थापित होती है जिसे पूंजीवाद कहा जाता है। तो पूंजीवाद के संदर्भ में हम पूंजीवाद के प्रारंभ से आधुनिक विश्व का प्रारंभ है वो हम मान लेते हैं। ये एक दृष्टिकोण है इतिहास की विभाजन करने का। आधुनिक विश्व का जो प्रारंभ है, जैसे मैंने बताया कि आधुनिक विश्व का प्रारंभ है वो 14वीं-15वीं शताब्दी से हम प्रारंभ मानते हैं। और इस आधुनिक विश्व के प्रारंभ को एक नई टर्मिनोलॉजी से संबोधित करते हैं यूरोप विश्व इतिहास के संदर्भ में, जिसको रेनेसां कहा जाता है। रेनेसां अर्थात जिसको पुनर्जागरण कहा जाता है। अब हमारे सामने प्रश्न उठता है कि ये पुनर्जागरण क्या है, रेनेसां क्या है। तो रेनेसां एक प्रकार की विचारधारा का नाम है या विश्व यूरोप के लोगों की बदलती हुई विचारधारा है। उस विचारधारा को जिसने यूरोप को मध्यकालीन धार्मिक अंधविश्वास, रूढ़िवादिता से निकाल करके आधुनिकता की ओर अग्रसर किया, उस विचारधारा को हम रेनेसां कहते हैं। तो रेनेसां एक फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ है पुनर्जन्म, रीबर्थ। और रीबर्थ किसका? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि प्राचीन यूनान और रोम की सभ्यता काफ़ी विकसित सभ्यता थी। वहाँ जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के अंदर है काफ़ी विकास हुआ और विभिन्न आदर्शों की स्थापना हुई। लेकिन मध्यकाल में क्या होता है कि क्रिश्चियनिटी का उदय हो जाता है, ईसाई धर्म का उदय हो जाता है। तो ईसाई धर्म के उदय के साथ ही यूरोप में धार्मिक अंधविश्वास है, रूढ़िवादिता है और धर्म का प्रभाव है वो काफ़ी बढ़ जाता है। धर्म के प्रभाव के कारण से लोग ज़्यादा आस्थावान हो जाते हैं और वो किसी भी बात को स्वीकार करने में, आस्था के आधार पर किसी भी बात को स्वीकार कर लेते हैं। तर्क जो उसमें लॉजिक का इस्तेमाल है, तर्क का इस्तेमाल है या वैज्ञानिक चेतना का अभाव उनमें हो जाता है। लेकिन 14वीं-15वीं शताब्दी में यूरोप में कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई, उन परिस्थितियों के कारण से यूरोप के लोगों ने उस मध्यकालीन जो मान्यताएँ हैं, धार्मिक अंधविश्वास, रूढ़िवादिताएँ हैं, उनके स्थान पर अब उन्होंने तर्क को महत्व देना प्रारंभ कर दिया। वैज्ञानिक सोच उनमें, साइंटिफिक टेम्पर है वो विकसित हुआ और यूरोप में एक नई यूरोप में एक प्रकार से एक नई विचारधारा है वो डेवलप हुई। उस नई विचारधारा को पुनर्जागरण कहा जाता है, क्योंकि उस नई विचारधारा ने यूरोप के लोगों को एक नई दिशा की ओर अग्रसर किया, जिसको हम आधुनिक काल कहते हैं, जिसको हम रेनेसां कहते हैं। तो रेनेसां से मध्यकाल के अंदर यूरोप के लोगों का जो सोच है वो इस लोक के स्थान पर परलोक की तरफ ज़्यादा था। वो लौकिक जीवन के स्थान पर उनका मानना था कि इस जीवन को जितना ज़्यादा कष्ट देंगे तो ऐसी स्थिति के अंदर आत्मा शुद्ध हो जाएगी और वो परलोक का आनंद है उनको मिलेगा। वो अपने इस सांसारिक जीवन को या मनुष्यों को महत्व न दे करके ईश्वर और देवताओं को ज़्यादा महत्व देते थे। मतलब उनकी सोच का केंद्र बिंदु है वो परलोक था, मनुष्य नहीं था, अपितु ईश्वर उनकी सोच का केंद्र बिंदु था। लेकिन अब पुनर्जागरण काल के अंदर है मनुष्य की सोच का केंद्र बिंदु मानव हो जाता है। उन्होंने मानव के महत्व को समझा
और उनका अब उनके दिमाग में अब वो ऐसे सोचने लग गए कि मनुष्य है वो मनुष्य यदि अपनी क्षमताओं को विकसित करे तो ऐसी स्थिति में वो कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, उसे ईश्वर पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं है। मेन उनको अपनी स्किल्स को डेवलप करना होगा। उन्होंने अपने मनुष्य पुनर्जाग इस विचारधारा ने मनुष्य को मनुष्य की शक्ति से परिचय करवाया कि मनुष्य में कितना पावर है, वो क्या कर सकता है। और इस ह्यूमनिस्टिक विचारधारा है जो पुनर्जागरण की महत्वपूर्ण विचारधारा मानी जाती है, जिसके अंतर्गत मनुष्य के महत्व को समझा, मनुष्य ने मनुष्य जीवन में रुचि लेना प्रारंभ कर दिया और वह उसका सोच का केंद्र बिंदु मनुष्य हो गया, ह्यूमन हो गया। और वह ये सोचने लगा कि मनुष्य की मेन समस्याएं क्या हैं और इन समस्याओं को कैसे समाप्त किया जा सकता है और उस मनुष्य जीवन को और ज़्यादा बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। तो ये विचारधारा मध्यकाल में नहीं थी। अब मनुष्य की समस्याओं के विषय में, मनुष्य जीवन के विषय के विभिन्न पक्षों के विषय में मनुष्य सोचने लग गया, यूरोप के लोग सोचने लग गए। और ये जो ह्यूमनिस्टिक विचारधारा है, इसके कारण से यूरोप है वो भौतिकवादिता की ओर अग्रसर हुआ, भौतिकवादिता का विकास हुआ। क्योंकि अब ये जो साइंस और टेक्नोलॉजी का जो विकास हुआ, वो साइंस और टेक्नोलॉजी के कारण के द्वारा ही मनुष्य के जीवन को और ज़्यादा बेहतर बनाया जा सकता है। अब मनुष्य पुनर्जागरण ने एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज हुई, भौगोलिक खोजी हुई। क्योंकि अब पहले विश्व का जो कंसेप्ट था बहुत छोटा था, भौगोलिक खोजें न होने के कारण से एक सीमित दायरे के अंदर ही यूरोप के लोग रह रहे थे। लेकिन जब उनका सोच विकसित हुआ तो ऐसी स्थिति में यूरोप के लोग हैं, पूर्वी देशों से, यूरोप के पूर्वी देशों से, अमेरिका से, अफ्रीका से, एशिया के विभिन्न देशों से उनका परिचय हुआ। तो ऐसी स्थिति में जब नई दुनिया की खोज हुई, न्यू वर्ल्ड की जो खोज हुई, न्यू वर्ल्ड से यूरोप के लोग हैं वो परिचित हुए। तो ऐसी स्थिति में उनकी ज्ञान, विज्ञान, कला उनसे जब परिचय हुआ तो ऐसी स्थिति के अंदर उनका दृष्टिकोण है वो व्यापक हुआ। वो ब्रॉड माइंडेड हुए, संकीर्ण विचारधारा से निकल करके वो एक व्यापक दृष्टिकोण उनका विकसित हुआ। और ये यूरोप के लोगों का ये जो व्यापक दृष्टिकोण जो विकसित हुआ, उस व्यापक दृष्टिकोण को ही रेनेसा कहा जाता है। तो रेनेसा क्या है? रेनेसा एक का 14वीं-15वीं शताब्दी में या 14वीं से 17वीं शताब्दी में यूरोप में उत्पन्न होने वाली एक नवीन विचारधारा का नाम है। यूरोप के लोगों का सोचने का एक नए ढंग का नाम है। एक नए यूरोप इस लोक को, इस संसार को देखने का एक नया दृष्टिकोण है। एक नया दृष्टिकोण है और इस नए दृष्टिकोण ने यूरोप के लोगों को आधुनिकता की ओर अग्रसर किया। और इसी विचारधारा के कारण से हम इस विचारधारा को रेनेसा है के नाम से जानते हैं। इतिहासकारों ने इसको रेनेसा कहा, अर्थात एक नवीन विचारधारा, नया सोच, यूरोप के लोगों का इस दुनिया को देखने का एक नया नज़रिया। उस नए नज़रिया का नाम ही पुनर्जागरण है। और इस नए नज़रिए के कारण से ही यूरोप के अंदर आधुनिकता का प्रारंभ हुआ। और यही जो सोच है वो दूसरे देशों में फैली, तो वहाँ भी आधुनिकता का जो प्रारंभ होता है। जैसे मध्यकाल में यूरोप में सामंत प्रथा थी, एक तरह से उतना ही उत्पादन किया जाता था जितना कि लोगों की आवश्यकता थी। लेकिन अब जो उत्पादन, प्रोडक्शन है, वो लाभ के लिए किया जाने लगा। तो एक प्रकार से पूंजीवाद का प्रारंभ हुआ। ट्रेड एंड कॉमर्स है, उसमें वृद्धि होती है। लेकिन मध्यकाल के अंदर ऐसा नहीं था। तो कहने का तात्पर्य कि अब इस नई सोच के कारण से है वो नई संस्थाएं हैं वो विकसित हुई, है ना। यूरोप के लोग आधुनिकता की ओर विकसित हुए, आधुनिकता की ओर अग्रसर हुए। तो इस बदली हुई सोच को हम पुनर्जागरण कहते हैं। तो अब ये पुनर्जागरण है, अब हमारे सामने प्रश्न उठता है कि ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ थी जिसके कारण से ये नया सोच विकसित हुआ। ये 14वीं-15वीं शताब्दी में ही ये नया सोच विकसित क्यों हुआ? यूरोप के लोग हैं वो 14वीं-15वीं शताब्दी में ही इनका दृष्टिकोण व्यापक कैसे हुआ, ये सोच कैसे बदला, है ना। तो इस बदले हुए जो सोच है उसके लिए कई कारण उत्तरदायी थी, अर्थात रेनेसा के लिए कई कारण उत्तरदायी थे जिसके कारण से यूरोप के लोगों का जो सोच है वो बदला। जिसमें हम एक तो कारण हम ये दे सकते हैं कि यूरोप के लोगों का ये सोच बदला, उस सोच बदलने के पीछे जो क्रूसेड्स हैं, धर्मयुद्ध हैं, उनका बड़ा महत्व था, उनका बड़ा योगदान माना जाता है। क्योंकि जो क्रूसेड्स हुए, क्रूसेड्स में क्या था कि जो जेरूसलम है उसमें ईसाइयों का जो प्रमुख तीर्थ स्थल है जेरूसलम, उस पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया था।
है ना। और तुर्कों के अधिकार होने के कारण से यूरोप के अंदर ईसाई और जो आपका जेरूसलम को लेकर के है, वो ईसाइयों और तुर्कों के बीच में है या मुस्लिम्स के बीच में है, वो काफ़ी लंबे समय तक है वो धर्म युद्ध होते हैं। और इन धर्म युद्धों ने यूरोप के लोगों की सोच को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, क्योंकि धर्म युद्धों के कारण से धर्म युद्ध का प्रभाव तो एक तो ये हुआ कि जब धर्म युद्ध के अंदर क्रिश्चियनिटी जो ईसाई लोग हैं, वो यरूशलेम को पुनः तुर्कों से मुक्त कराने के लिए जब पूर्वी देशों में पहुँचे, तो ऐसी स्थिति के अंदर पोप ने उनको आशीर्वाद दिया कि जाओ, मैं ईश्वर का प्रतिनिधि हूँ और आप मुसलमानों को पराजित करने, तुर्कों को पराजित करने के अंदर आप सफल होंगे। लेकिन जब वो असफल हो गए, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो उनका पोप के प्रति जो विश्वास था, आंख मूंद करके उनकी बात को स्वीकार कर लेते थे और उनका मानना था कि पोप ईश्वर का प्रतिनिधि है, वो कभी गलती नहीं करता, वो सत्य का प्रतिनिधि है। लेकिन जब उसकी बात गलत साबित हुई, तो ऐसी स्थिति में धर्म के बंधन ले पड़े। और धर्म ही था जिसके कारण से यूरोप के लोग हैं, वो जो धार्मिक रूढ़िवादिता है, उसका तार्किक चिंतन है, वो उनका ख़त्म हो गया था। तो एक धर्म का पोप के प्रति जो प्रतिष्ठा थी, वो उनकी कम हो गई और धर्म का प्रभाव उन पर कम हो गया। इस कारण से उनका जो सोच है वो बदला। और दूसरा यह था कि जब धर्म युद्धों के कारण से यूरोप के लोग पूर्वी देशों के संपर्क में आए, तो वहाँ उन्होंने पूर्वी देशों के ज्ञान, विज्ञान, कला, साहित्य आदि की प्रगति को देखा और उस प्रगति को उन्होंने देखा। और वो जो सोच है, वो जब वो यूरोप के अंदर आए, तो ऐसी स्थिति में उस सोच का प्रसार है वो यूरोप के विभिन्न देशों में भी हुआ। कुछ लोग हैं वो जो सैनिक गए थे, वो यूरोप के पूर्वी देशों के विभिन्न स्थानों पर बस गए और वहाँ उन्होंने वहाँ की जो विलासिता की जो चीज़ें थी, उनको वहाँ से उन्होंने अपने देश में बेचा, यूरोप में बेचा। और कहने का तात्पर्य है कि धर्म युद्धों के कारण से हैं पूर्वी देशों और यूरोप के देशों के बीच है वो व्यापारिक संपर्क स्थापित हुए, ट्रेड रिलेशन स्थापित हुए। तो ट्रेड रिलेशन स्थापित हुए, तो ऐसी स्थिति में ट्रेड के कारण से यूरोप के लोग, यूरोप में भी जो गांव है वो शहर में परिवर्तित हो गए। वहाँ भी पैसा आया तो वहाँ शहर में परिवर्तित हो गए। तो ऐसी स्थिति में वहाँ के लोगों, वहाँ भी विभिन्न प्रकार का विकास के कार्य हुए और उस विकास कार्य के कारण से शहर के रूप में विकसित होने के कारण से उनका दृष्टिकोण भी है वो व्यापक होता है। तो धर्म युद्धों ने यूरोप के देशों को पूर्वी देशों के संपर्क हुआ और उस संपर्क के कारण से पूर्वी देशों का जो ज्ञान, विज्ञान, कला के क्षेत्र के अंदर जो प्रगति थी, जो उनका स्वतंत्र चिंतन था, हर क्षेत्र में उनकी जो प्रोग्रेस थी, उन प्रोग्रेस की जानकारी है वो यूरोप के लोगों को मिली और उस कारण से यूरोप के लोगों का जो दृष्टिकोण है वो व्यापक होता है। तो एक तो इन यूरोप के लोगों की जो सोच बदली, जो बदली हुई सोच जिसको हम पुनर्जागरण कहते हैं, व्यापक दृष्टिकोण कहते हैं, उसका एक महत्वपूर्ण कारण हम धर्म युद्ध को कह सकते हैं। तो धर्म युद्धों ने यूरोप के लोगों की सोच को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका है वो अदा की। दूसरा जिसमें व्यापारिक समृद्धि हुई, और व्यापारिक समृद्धि है वो एक प्रकार से लोगों को सोच बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरा हम ये कि पहले यूरोप के अंदर है वो एक प्रकार से प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी, जो पांडुलिपियाँ होती थी, धर्म से संबंधित पुस्तकें होती थी, वो हस्तलिखित होती थी और हस्तलिखित होने के कारण से वो महंगी होती थी और महंगी होने के कारण से है आम व्यक्ति है उसका अध्ययन नहीं कर सकता था। इसलिए उन धर्मग्रंथों में क्या नॉलेज है, क्या ज्ञान है, क्या वास्तविकता क्या लिखा हुआ है, वो उसके लिए, उसको जानने के लिए वो पोप और पादरियाँ हैं या धर्मगुरुओं पर निर्भर रहते थे। तो ऐसे धर्मगुरु है वो अपने इच्छानुसार उसकी व्याख्या करते थे। लेकिन अब क्या था कि यूरोप के अंदर है जो जर्मनी के गुटनबर्ग है, उसने प्रिंटिंग प्रेस है उसकी खोज की और जो यूरोप के लोगों को है वो अरबों के माध्यम से है वो कागज़ बनाने की कला है और प्रिंटिंग प्रेस की है वो जानकारी मिली। तो ऐसी स्थिति में जब यूरोप के लोगों को प्रिंटिंग प्रेस की जानकारी मिली, तो जो बाइबल वगैरह है, जो धार्मिक ग्रंथ हैं, उनका वो काफ़ी तादाद के अंदर है वो प्रकाशित होने लगी और काफ़ी तादाद में प्रकाशित होने के कारण से वो अब क्या है सस्ती हो गई और आम लोगों की अप्रोच में हो गई। तो अब आम व्यक्ति है वो धर्म ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है उसके लिए अब उनको पोप पे निर्भर होने की ज़रूरत नहीं थी। अब वो स्वयं उनका अध्ययन करके उनके वास्तविक ज्ञान से वो परिचित हो सकते थे। तो इस प्रकार जो कागज़ और छापे खाने का आविष्कार है, जो कागज़ का आविष्कार है या प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार है, उसने यूरोप के लोगों के सोच को बदलने के अंदर है वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। पुनर्जागरण का एक महत्वपूर्ण जो
कारण है वो कुस्तुनतुनिया पे तुर्कों का अधिकार है, वो हम मानते हैं। और कुस्तुनतुनिया पे तुर्कों का अधिकार से हमारा तात्पर्य है कि पूरी रोमन साम्राज्य की जो राजधानी थी वो कुस्तुनतुनिया थी। और पहले जो यूरोप का पूर्वी देशों का पश्चिमी देशों के साथ जो व्यापारिक ट्रेड रिलेशन था वो कुस्तुनतुनिया के माध्यम से होता था। इसलिए कुस्तुनतुनिया है वो एक प्रकार से हर दृष्टि से है विकसित हो गई थी, क्योंकि कुस्तुनतुनिया से यूरोप के और पूर्वी देशों के विभिन्न देशों के जो व्यापारी हैं, विभिन्न लोग हैं, वो आते थे। तो ऐसी स्थिति में एक प्रकार से कुस्तुनतुनिया है वो सांस्कृतिक दृष्टि से है वो काफ़ी एक समृद्ध क्षेत्र हो गया था। लेकिन 1453 में इस कुस्तुनतुनिया पर है वो तुर्कों ने अधिकार कर लिया। जब तुर्कों ने अधिकार कर लिया तो ऐसी स्थिति में अब यूरोप के लोग हैं को पूर्वी देशों से व्यापारिक संपर्क टूट गया। अब उस रास्ते से वो नहीं जा सकते थे, क्योंकि जो भी यूरोपियंस आते थे तो तुर्क उनकी लूटमार करते थे, क्योंकि तुर्कों को कला संस्कृति है और उससे कोई मतलब नहीं था, तो उनको लूटमार करते थे। तो ऐसी स्थिति में आवश्यकता आविष्कार की जननी है, उसको ध्यान में रखते हम सोच सकते हैं कि अब यूरोप के लोगों को है पूर्वी देशों से संपर्क स्थापित करने के लिए कुछ नए मार्गों की आवश्यकता हुई। और इस प्रयास में है वो पुर्तगाली और जो स्पेन है उन्होंने उसका नेतृत्व किया। और वास्को डी गामा है, कोलंबस है, जो मैगेलन वगैरह है, या बहुत से जो जो यूरोप के जो भूगोलवेता हैं उनके प्रयास से यूरोप के लोगों को नई देशों की जानकारी मिली, है ना, जिसको हम कह सकते हैं कि पुनर्जागरण मनुष्य की खोज थी। जुल्स मिसलेट ने कहा है कि पुनर्जागरण को हम मनुष्य की खोज और विश्व की खोज कह सकते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि पुनर्जागरण ने मनुष्य को अपनी क्षमताओं से परिचित करवाया कि पहले वो अपनी क्षमता उसको अपनी क्षमता का आकलन नहीं था, पता नहीं था, और वो ईश्वर पर हर बात के लिए ईश्वर पर निर्भर रहता था। और इसके साथ अब वो एक छोटी सी दुनिया में रहता था। अब जब उसको नए देशों की, अमेरिका की, ऑस्ट्रेलिया की, अफ्रीका के आदि नए देशों की, नई दुनिया की जानकारी हुई, तो ऐसी स्थिति के अंदर नए देशों की ज्ञान विज्ञान और कला से वो परिचित हुआ और उनका दृष्टिकोण है वो व्यापक हुआ। तो कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार होने से दूसरा प्रभाव ये हुआ कि अब कुस्तुनतुनिया में रहने वाले जो विद्वान लोग थे, जो कलाकार है, साहित्यकार है, वैज्ञानिक है, हर क्षेत्र के अंदर जो हर क्षेत्र के जो विद्वान थे, उन्होंने, क्योंकि कुस्तुनतुनिया अब रहने लायक नहीं रहा था, क्योंकि वहाँ तुर्क उन पर विभिन्न प्रकार के जुल्म करते थे, तो ऐसी स्थिति में वो यूरोप के विभिन्न देशों के अंदर कुस्तुनतुनिया के निकट जो है फ्लोरेंस है, इटली है, जो जो यूरोप के विभिन्न जो देश थे, जो अटैच देश थे, जिसमें फ्रांस है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, आदि देशों में जाकर के वो बस गए। और उन देशों के अंदर उन्होंने अपने ज्ञान विज्ञान और कला है जो उनके पास था, अब वो यूरोप के लोगों को वो ज्ञान विज्ञान और कला है और वो या उन्होंने अपनी सोच से उनको परिचित करवाया। और ऐसी स्थिति में यूरोप के लोगों का जो दृष्टिकोण था, जो मध्यकाल के अंदर है वो धार्मिक हो गया था, संकीर्ण हो गया था, तर्क का इस्तेमाल वो नहीं करने लगे थे। अब यूरोप के लोगों का दृष्टिकोण है वो बदल जाता है। तो इन यूरोप के विभिन्न देशों में बसने वाले जो कुछ दुनिया से आने वाले जो लोग हैं, जो वैज्ञानिक हैं, कलाकार हैं, साहित्यकार हैं, जो यूरोप के विभिन्न देशों में बसे, तो वहाँ उन्होंने अपने ज्ञान विज्ञान का प्रचार किया और इसका फ़ायदा यूरोप के लोगों को मिला। और यूरोप के लोगों का दृष्टिकोण भी व्यापक हुआ और इस व्यापक दृष्टिकोण को हम पुनर्जागरण है वो कहते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि पुनर्जागरण की एक महत्वपूर्ण विशेषता मानवतावादी विचारधारा थी। तो उस काल में एक विद्वानों का एक ऐसा ग्रुप है वो विकसित हुआ जिसमें दाते है, पेट्रोक है, बोकासियो है, इरेस्मस है, ऐसे विद्वानों का एक ग्रुप तैयार हुआ जिनका जो सोच था वो मानवतावादी था। अर्थात उन्होंने ईश्वर के स्थान पर मानव के महत्व को समझा, मानव केंद्रित सोच था उनका। मानना था कि मानव को उन्होंने महत्व दिया, मानव जीवन में उन्होंने रुचि ली और उन्होंने ये समझा कि मनुष्य की समस्या क्या है, इन समस्याओं को किस तरह से सॉर्ट आउट किया जा सकता है और मनुष्य के जीवन को और ज़्यादा बेहतर कैसे किया जा सकता है। इस सोच को मानवतावादी विचारधारा कहते हैं। तो इस मानवतावादी विचारधारा के कारण से है वो यूरोप के लोगों का सोच है वो परिवर्तित हुआ और इस परिवर्तित सोच को है वही हम पुनर्जागरण कहते हैं। तो पुनर्जागरण है ये पुनर्जागरणकालीन विचारधारा यूरोप में क्यों विकसित हुई इसके बारे में आपने देखा। अब हम देखेंगे ये पुनर्जागरणकालीन विचारधारा है वो सबसे पहले कहाँ विकसित हुई। सबसे पहले इटली में विकसित हुई, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इटली में इटली में क्यों विकसित हुई, दूसरे देशों के अंदर यूरोप के अन्य क्षेत्रों में ये पहले विकसित क्यों हुई, इटली में विकसित होने के बाद में यूरोप के अन्य देशों के अंदर ये विचारधारा फैली। पुनर्जागरण की
जो करेक्टर्स के फीचर कौन से हैं, या पुनर्जागरण का प्रभाव है, पुनर्जागरणकालीन जो विचारधारा है वो हमें कहाँ-कहाँ है दिखाई देती है, साहित्य में, कला के अंदर और विज्ञान के क्षेत्र में। जो पुराने नॉर्म्स है उनको नकार दिया जाता है और एक नई प्रकार की सोच विकसित होती है, उसके बारे में हम देखेंगे। तो थैंक यू।